हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार पारीक, आपका इंग्लिश टीचर। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th आरबीएसई कंपलसरी इंग्लिश की बुक पैनोरमा के सेकंड चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चंस आंसर्स। जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं उन्हीं के आंसर्स आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। हालांकि अलग से एडिशनल आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेपरेट वीडियो भी अगले दिनों में मैं बनाऊंगा आपके लिए। ये जो चैप्टर है इसके बारे में एक विशेष जानकारी भी आप लीजिए। पैनोरमा में ये जो चैप्टर सेकंड दिया है आरबीएसई की कंपलसरी इंग्लिश क्लास 12th की बुक में, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सेम यही चैप्टर आरबीएसई की 11th स्टैंडर्ड की बुक में भी है, उनके भी ये कोर्स में है। और यही चैप्टर सीबीएसई की 11th स्टैंडर्ड की बुक में भी है, सेम चैप्टर। अगले दिनों में सीबीएसई के हिसाब से और 11वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। कारण ये है कि उन बुक्स में कुछ अलग तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों वाले ही। और जो आरबीएसई के 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी 11th का वो आरबीएसई और सीबीएसई वाला वीडियो 11th का जरूर देखें, ताकि एक ही बुक में दो तरह के जो डिफरेंट वीडियोज़ क्वेश्चन आंसर्स के होंगे, एडिशनल को छोड़कर। पहले तो जो बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हीं के लिए तो काफ़ी वैरायटी उन्हें मिल जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है इस बुक में दिया हुआ, और सबसे पहले जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर फेड द डॉग्स विद। तो इसका सीधा सा जवाब है वो उन्हें रूखी सूखी चपातियाँ खिलाती थी, तो बी इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रैंड मदर वर्कड उन्हें, इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है स्पिनिंग व्हील। देखिए, मैं बाकी ऑप्शंस जो होते हैं गलत उन्हें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने चैप्टर अगर मेरे वीडियो में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि सही उत्तर क्या है, और आप सही उत्तर पर ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में गलत जो 3 उत्तर होंगे या जो भी गलत ऑप्शंस होते हैं वो कौन से होंगे उनकी हमें नहीं चिंता करनी। हमें सही अगर आता है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। गलत उत्तर या गलत ऑप्शंस तो केवल आपको भ्रमित करने के लिए, आपकी इस बात की जाँच करने के लिए होता है कि आपने चैप्टर को कितना अच्छे से पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर गो फॉर हायर स्टडीज़। तो सीधा सा जवाब है कि वो विदेश गया था, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं नहीं गया था। कितने शहरों या देशों के नाम लिखें, असल में केवल और केवल अब्रोड लिखा है बुक में, मतलब चैप्टर में, यानी विदेश गया था, बस अब्रोड। द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ हिज ग्रैंड मदर वंस हैविंग बीन यंग एंड प्रिटी ऑलमोस्ट। ऑथर को ये विचार कैसा लगता था जब कोई कहता था, या उसके खुद ही के मन में विचार आता था कि मेरी दादी भी कभी जवान थी या कभी बहुत सुंदर थी। ये जो आकर्षक, जवानी वाला आकर्षण होता है वो उसमें कभी था। ये विचार बड़ा रिवोल्टिंग लगता था उसे, एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो था, क्योंकि उसे लगता था कि दादी तो बूढ़ी होती है और मेरी दादी तो बहुत बूढ़ी हो रही है, तो हमेशा से ही ऐसी ही रही होंगी। छोटे बच्चे के मन की जो भावना होती है उसके हिसाब से क्वेश्चन और उसी हिसाब से इसका आंसर है। यही सब कुछ चैप्टर में भी लिखा है, तो रिवोल्टिंग इसका सही जवाब है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे आपके। अब बी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 30-40 वर्ड्स में आंसर करना है। पहला सवाल, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट। वो हमारी दोस्ती में एक मोड़ था, क्या था, ऐसा कौन सा बिंदु था जो मोड़ वाला एक बिंदु आ गया था। तो कब उनके जीवन में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया, लेखक के और उसकी दादी के। तो आंसर देखिए, बीइंग सेटल्ड इन द सिटी विद द ऑथर्स पेरेंट्स वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। दादी और लेखक के जीवन में, उनकी दोस्ती में जो टर्निंग पॉइंट आया था वो तब आया था जब इन लोगों को लेखक के माता पिता के साथ शहर में जाकर सेटल होना पड़ा। नाउ हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट गो टू स्कूल विद हिम एंड हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। अब हो ऐसा गया कि दादी जो थी वो अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, जबकि गांव में तो जहाँ मंदिर था वहीं स्कूल थी, तो दोनों साथ ही जाते थे। दादी अपनी प्रेयर्स कर लेती थी और बेटे पोते की पढ़ाई हो जाती थी, फिर दोनों साथ लौट कर आते थे, साथ ही जाते थे। लेकिन शहर में मामला कुछ अलग तरह का हो गया, तो उसकी न तो अच्छा पढ़ाई भी थोड़ी ऊंचे दर्जे की हो गई, तो न तो वो साथ जा पाती थी, न पढ़ाई में उसके घर पे भी मदद कर पाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंडसन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। रूटीन जब उनका था तो उसमें दादी जो थी अपने पोते की मदद कैसे करती थी सुबह स्कूल जाने से पहले। शी वोक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। ये सब जो आंसर्स हैं सीधे सीधे आपकी बुक से लिए हुए आंसर्स होते हैं। आप चैप्टर्स अच्छे से पढ़ें और पता लगाएं कि उत्तर आए कहाँ से हैं, और पहले आप खुद भी ट्राई करें क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स खुद ढूंढने की, फिर इस वीडियो से आप मिलान करें। वीडियो को आप धीमा चला लें, पॉज कर लें, जो भी हो, और फिर अपनी नोटबुक में भी इन्हें लिखें, होमवर्क की तरह अपनी कॉपी में काम करें। शी वोक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह उन्हें जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी वुड फैच हिज वुडन स्लेट, वो लेके आती थी उसकी लकड़ी की जो स्लेट थी, विच शी हैड वॉश, जो कि उसको साफ पहले वो धो लेती थी, एंड प्लास्टर्ड, उस पर नया वापस चुना करती थी, विद येलो चौक, पीले कलर की चौक आती थी, उस चौक
को उस वुडन लकड़ी की उस स्लेट पर, एक्चुअली बहुत पहले की बात है तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं, ये उस ज़माने की बात है जब वुडन स्लेट होती थी जिसमें चौक पहले घुमाना पड़ता था, फिर उस पर लिखते थे। टाइनी अर्दन इंक पोट, एक छोटा सा मिट्टी का स्याही की दवात, एंड रेड पेन, लाल पेन, टाई देम इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांधती थी, एंड हैंडेड टू हिम, और उसे सौंपती थी। क्या क्या होता था आप अच्छे से दोबारा देख लीजिए। एक वुडन स्लेट होती थी जिसपे येलो चौक से प्लास्टर करना पड़ता था, दादी करके लाती थी। धोने के बाद एक छोटा सा मिट्टी का स्याही की दवात होती थी, एक लाल पेन होता था, और इन सबको एक बंडल में बांध के दादी अपने पोते को सौंपती थी। शी गेव हिम ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाने से पहले उसे दादी हमारे लेखक को नाश्ता भी देती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज अबाउट लर्निंग म्यूजिक? संगीत सीखने को लेकर दादी के विचार कैसे थे? तो आप ध्यान से सुनिएगा। द ग्रैंड मदर थॉट दैट म्यूजिक हैड अ ल्यूड एसोसिएशन। दादी का ऐसा मानना था कि संगीत का जो संबंध है बहुत ही घटिया दर्जे के लोगों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेडलर्स एंड बेगर्स। दादी को ऐसा लगता था कि ये तो एक तरह से एकाधिकार है तवायफों का, नाचने वालियों का और भिखारियों का। इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। ये सज्जनों का काम नहीं है, अच्छे परिवार वालों का, खानदानी लोगों का काम नहीं है। शी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। उसको, दादी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या? संगीत। ठीक है, संगीत के बारे में प्रश्न पूछा गया कि संगीत को लेकर दादी के विचार क्या थे, तो साफ तौर पर आंसर हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद द स्पेरोज। जो स्पेरोज थी, वो जो छोटी छोटी चिड़ियाँ गोरैयाज थी, उनके साथ दादी का रिलेशन कैसा था, उनका सही एसोसिएशन कैसा था। इन द आफ्टरनून द ग्रैंड मदर वुड फीड द स्पेरोज। देखिए, दोपहर के बाद के समय में दादी जो थी वो स्पेरोज को फीड करती थी, मतलब उनको दाना पानी या जो भी रोटियां जो भी वो खाती थी उस हिसाब से उनको देती थी, उनको भोजन करवाती थी। स्पेरोज यूज्ड टू कम एंड पर्च ऑन लेग्स। स्पेरोज आती थी, दादी की पाँव पर बैठ जाती थी, शोल्डर्स कंधों पर बैठ जाती थी, एंड इवन ऑन हेड सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उनको डरा के भगाती नहीं थी। शू देम अवे का मतलब उन्हें भगाती नहीं थी, डरा के। शू अवे, डरा के भगाना। ऑन हर डेथ, जब दादी की मौत हुई, दे ऑल्सो मोर्न, तो उन्होंने भी दुख मनाया, शोक मनाया। दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड थ्रोन टू देम। एक्चुअली उनके रोटी के टुकड़े फेंके गए लेकिन स्पेरोज ने बिल्कुल भी नहीं खाए। उन्हें पता चल गया था कि हमें रोजाना रोटी देने वाली जो दादी है वो अब चली गई है। तो एसोसिएशन जो था बहुत ही प्यार भरा था, और दादी की मौत पर उन्हें भी दुख हुआ। वट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रोड? विदेश, अब्रोड से जब लेखक लौटा उस शाम को दादी ने क्या किया? ये 2018 के एग्जाम में भी आया हुआ है सीनियर सेकेंडरी में, तो आंसर देखिए इसका। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उसने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक पुराना ड्रम लिया और बजाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डायलेपिटेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कई घंटों तक वो जो एक्चुअली जो ड्रम होगा वो चमड़े का बना हुआ ढोल है, तो उसको खूब बजाया, ठीक है ना, और खूब देर तक बजाती रही। और गाया क्या? योद्धाओं के घर लौटने की कहानियां उनके गानों में थी, उनके बारे में उन्होंने गाया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 125 वर्ड्स ईच। 125 शब्दों में जवाब देने वाले बड़े उत्तरों वाले प्रश्न अब आ रहे हैं। पहला सवाल, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। लेखक की दादी का एक चरित्र चित्रण आप यहाँ पर कीजिए, करेक्ट स्केच यहाँ पर बनाइए। द ग्रैंड मदर वॉज अ टिपिकल इंडियन विलेज dwelling old lady who felt the pangs of seclusion caused by migration to the city। सबसे पहली बात, दादी जो थी लेखक की, वो एक सही उदाहरण थी ऐसी भारतीय ग्रामीण महिला की और बूढ़ी महिला की जिसको अलग कर दिए जाने का, अलगाव का, विलग कर दिए जाने का भाव था जब उन्हें शहर की तरफ माइग्रेशन करना पड़ा। इस बात को आप थोड़ा आसान शब्दों में यूँ समझिए, बाकी तो सवाल ऐसे थे जिनकी बातें आप आसानी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि जब कोई व्यक्ति गांव ही गांव में अपना पूरा जीवन या काफ़ी लंबा जीवन बिता देता है, उसके बाद उसे किसी कारण से शहर जाना पड़ता है या फिर अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में किसी नई जगह पर जाना पड़ता है, तो उसको अलग लगता है, उसको लगता है मेरे को जड़ों से काट दिया गया। वही लेखक की दादी को महसूस होता था जब उनको सिटी जाना पड़ा, वहां माइग्रेट करना पड़ा, प्रवास करना पड़ा। शी वॉज अ साइलेंट ऑनलुकर ऑफ द सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मॉडर्न इंडिया। दूसरी एक और बात, न केवल उसे गांव से शहर जाना पड़ा बल्कि उसके दादी के ही जीवन काल में भारत के समाज में एक परिवर्तन हो रहा था, आधुनिक बन रहा था भारत। आधुनिक, देखिए हर समय कुछ ना कुछ आधुनिकता आती है, आज के समय में भी परिवर्तन आ रहा है। आज हमारी दादियां, हमारे दादा, हमारे नाना नानी, यहाँ तक कि हमारे माता पिता और आपके माता पिता जो लगभग आपके टीचर्स की एज के, वो सब महसूस कर रहे हैं। आप आगे महसूस करोगे क्योंकि समय, जो भी नया समय होता है वो पिछले समय की तुलना में आधुनिक होता है, और जो आधुनिकता है ये असल में सापेक्ष है। समय नया आएगा वो पहले वाले की बजाय आधुनिक होगा, और जो समय आता जाएगा, जो समय नया आएगा वो समय बीते हुए समय में जिए हुए लोगों के लिए थोड़ा सा एहसास कर देने वाला होता है। सो शी वॉज अ साइलेंट ऑनलुकर, वो केवल देख रही थी,
मौन थी, ऑनलुकर थी, वो केवल देख सकती थी, ठीक है ना, वो केवल निगाहबान थी, लेकिन बिल्कुल बोलती नहीं थी उन चीज़ों के बारे में जो सोशल चेंजेस, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे आधुनिक भारत में। तो दो समस्याएं, एक तो जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको वो देख रही है, दूसरी उसे खुद को भी अपना गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा है। जो जिस तरह की स्कूल उसने बच्चों के लिए देखी थी, अब जब शहर में आ गई तो उस तरह की स्कूल नहीं है, मंदिर वाली स्कूल नहीं है, बल्कि अब ऐसी स्कूल है जहां पर बच्चा केवल खुद जा सकता है, उसके पेरेंट्स साथ नहीं जाते। शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी थी। हर रिंकल्ड फेस सेम टू हैव रिमेन्ड एज इट वॉज फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। उसका जो झुर्रीदार चेहरा था, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 20 साल से वह वैसा ही है। शी वॉज शॉर्ट, वो कद में नाटी थी, कद में कम थी, फेट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी स्लाइटली बेंट झुकी हुई थी। शी वॉज ए रिलीजियस लेडी, वो एक धार्मिक महिला थी। शी स्पेंट ऑल हर लाइफ इन टेलिंग बीट्स एंड प्रेइंग। टेलिंग बीट्स का मतलब माला जपना, माला के जो मन के होते हैं उनको घुमाना। तो उसने अपना पूरा जीवन बिताया था माला के मन के घुमाते हुए और प्रार्थना करते हुए। शी रेड स्क्रिप्चर्स, वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, वो गांव में कुत्तों को भोजन करवाती थी। स्पेरोज इन द सिटी, शहर में आने के बाद वो कराने लगी गौरैयाओं को। मतलब इस तरह से हमारे घरों में, हमारे गाँव में, शहरों में, सब जगहों पर बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बच्चों का, घर वालों का, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ में अपने मोहल्ले में जो आवारा पशु घूमते हैं, जो जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, यहाँ तक कि चींटियों तक का, गौरैयों का, गिलहरियों का, सबका ध्यान रखा जाता है, गाय का, बाकी जानवरों का। उनके लिए भोजन के लिए हम कुछ न कुछ करते हैं, पक्षियों का हम उनके लिए परिंदे रखते हैं। बस बिल्कुल उसी प्रकार की इनकी दादी थी। आपने चैप्टर अगर अच्छे से, मेरे उस वीडियो में जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, वो अच्छे से सुना होगा, बढ़िया से सुना होगा, समझा होगा, तो आप मेरी इन क्वेश्चन आंसर्स को भी बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं है, समझिए अच्छे से। शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज एंड स्पेरोज इन द सिटी, दस शी वॉज अ ट्रू लवर ऑफ एनिमल्स। वो गांव में कुत्तों को और शहर में गौरैयों को खाना खिलाती थी, और इस तरह से वो एक जानवरों की सच्ची प्रेमी थी। शी नेवर शूड अवे द स्पेरोज, वो कभी भी पक्षियों को, गौरैयाओं को भगाती नहीं थी डरा के। शी वॉज अ लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो एक मजबूत चरित्र की महिला थी। शी हैड हर ऑन कन्विक्शंस विच शी रिगरसली फॉलोड, उसकी अपनी कुछ मान्यताएं थी, कन्विक्शंस थी, जिनको वो बहुत ही मजबूती के साथ मानती थी, उनको फॉलो करती थी, उनका अनुसरण करती थी। शी हैड फोरसीन हर एंड, जब उनकी मृत्यु निकट आई तो उन्होंने पहले ही उन्हें पता चल गया था कि अब मेरी मृत्यु आ रही है, फोर्स ही कर लिया, मतलब एडवांस में उनको उसको देख लिया, मतलब समझ आ गया उनको। शी टोल्ड इन एडवांस दैट हर एंड हैड कम, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरा अंत आ गया है। दो इट वाज अ माइल्ड फीवर, हालांकि उन्हें थोड़ा सा बुखार ही आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर वालों को, अपने परिजनों को बता दिया था कि मेरी मृत्यु आ रही है। द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर मेक्स अस सेंटिमेंटल, तो इस प्रकार से अगर हम अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ते हैं और दादी के कैरेक्टर को समझते हैं तो वो हमें काफ़ी भावुक कर देता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि दादी का कैरेक्टर स्केच खींचिए, बताइए कि उनके चरित्र में क्या क्या था। तो सब तरह की बातें बताकर इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। 125 शब्दों में उत्तर देना होता है। देखिए, किसी प्रश्न में जो वर्ड लिमिट है हमें उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पेरोज मोर्न्ड ओवर द ग्रैंड मदर्स डेथ, डिस्कस। हमें डिस्कस करना है, हाँ, विवेचना करनी है, विचार कर देना है कि बताइए स्पेरोज ने भी दादी की मृत्यु पर दुख मनाया, शोक मनाया? हर किसी के साथ, हर किसी ने, एवरीबडी, हर किसी ने दुख मनाया, सब दुखी थे, यहां तक कि शामिल थे दुख मनाने वालों में स्पेरोज भी। तो आंसर देखिए, व्हेन द ग्रैंडमदर वेंट टू द सिटी शी टुक टू फीड द स्पेरोज इन द आफ्टरनून। जब दादी गई शहर तो वहां पर स्पेरोज को भोजन कराने का काम शुरू किया। दोपहर के बाद हमेशा वो स्पेरोज को खाना खिलाती थी। स्पेरोज का जो भी भोजन रहता होगा, जो भी वो खाती थी, वो खिलाते थे, खासतौर से रोटियों के टुकड़े। द स्पेरोज बिकेम सो अटैच्ड टू हर दैट दे यूज्ड टू सिट ऑन हर स्लेक, शोल्डर्स एंड इवन हर हेड। अब देखिए, स्पेरोज इतनी अटैच्ड होगी, इतनी जुड़ गई थी दिलो जान से हमारी लेखक की दादी से, कि वो उसके पाँव पर, कंधों पर, यहाँ तक कि सिर पर भी बैठती थी। शी यूज्ड टू स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड एवरी फैमिली मेंबर मोर्न्ड। अब दादी की जब मौत हुई तो परिवार के सभी सदस्य तो दुख मनाएंगे ही, ठीक है ना। दिस इज नेचुरल फॉर ह्यूमंस बट व्हेन द फैमिली मेंबर्स वेंट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, thousands of sparrows sat scattered on the floor all over the veranda and in her room right up to where she lay dead, stiff wrapped in the red shroud. देखिए, दादी को लाल कपड़े में ढक दिया गया था और स्टिप ड्रेप्ड थी, मतलब वो हिल डुल नहीं, वो तो बिल्कुल उसका शरीर तो निर्जीव शरीर है, तो उसको कपड़े में लपेट दिया गया, कफन में लपेट दिया गया, लेकिन लाल कपड़ा भी उसके ऊपर किसी कारण से, वहाँ की उनकी परंपरा के कारण से डाला रखा गया होगा। उसी हिसाब से जब इन्होंने वापस आकर देखा, जब वो दादी के अंतिम संस्कार की सामग्री, अब देखिए थोड़ा सा अजीब है कि सभी लोग थोड़ी चले गए होंगे दादी के अंतिम संस्कार की सामग्री लेने के लिए, और जब वो वापस लौटे तो सब जगहों पर चिड़ियाएं बैठी थी। ये थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन देखिए सब जगहों की, सभी समाजों की, सभी स्थानों की, सभी व्यक्तियों की, परिवारों की और
विभिन्न प्रकार की परंपराएं होती है, तो इनकी क्या परिस्थितियां और परंपराएं रही होगी उन बारे में हम ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इन्होंने ये लिखा है, ये बताया है कि जब हम गए और वापस आए तब हमने देखा कि बरामदे में दादी जहाँ पर बैठी, दादी को जहाँ तक पर लेटाया हुआ था, दादी का शव जहाँ पर रखा हुआ था, वहाँ पर सब जगहों पर पक्षी ही पक्षी, हजारों की तादाद में स्पेरोज वहाँ पर थे। दे वर नॉट चॉपिंग, और दूसरी बात वो मौन थी सब, वो बिल्कुल भी चहचहा नहीं रही थी। इंस्टेड दे वर सिटिंग क्वाइटली, वो बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल मौन चुपचाप बैठी थी। व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू द स्पेरोज, जब लेखक की माँ ने उन स्पेरोज के सामने फेंके, ब्रेड के टुकड़े फेंके, रोटी के टुकड़े फेंके, दे टुक नो नोटिस ऑफ इट, उन्होंने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ऑल दीज थिंग्स शो दैट एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पेरोज मोर्न द ग्रैंडमदर्स डेथ। ये सारी बातें साबित करती है उनका आकर बैठना, इतनी बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठे हो जाना, कमरे तक में चले जाना, बरामदे तक में चले जाना, दादी के आसपास वहां तक पहुंचना जहां पर दादी का शव है, बिल्कुल चुप रहना, मौन रहना, बिल्कुल भी, जो कि चिड़ियाओं की चहचाने की जो आदत होती है स्वाभाविक, वो चहचाना भी नहीं, और उसके बाद जब उन्हें रोटी के टुकड़े दिए जाना तो वो भी नहीं लेना। ये सारी बातें साबित करती है कि हाँ साहब, स्पेरोज ने भी दादी की मृत्यु का दुख मनाया। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेस द वेरियस फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। जो अलग अलग फेजेस हैं, विभिन्न जो चरण हैं दादी का और लेखक का जो रिलेशनशिप था, उन विभिन्न चरणों के बारे में आप बताइए। तो आंसर देखिए, द वेरियस फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर वर एज फॉलोज। जो वेरियस फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए, विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। इन द विलेज, पहले तो गांव में, शुरुआत में वो गांव में रहते थे। दे वर ऑलवेज टुगेदर इन द विलेज, वो गांव में हमेशा साथ में थे। द ग्रैंडमदर यूज्ड टू बैथ हिम, ग्रैंडमदर उन्हें नहलाती थी, एंड गेट, लेखक को, एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी यूज्ड टू गो टू स्कूल विद हिम बिकॉज स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेंपल। वो आमतौर पर यूज्ड टू के साथ जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये पुरानी आदत को व्यक्त करती है। तो यहाँ बताया गया कि वो लेखक को लेकर लेखक के साथ जाती थी स्कूल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, तो वहीं पर दादी भी अपनी पूजा प्रार्थना कर लेती थी और लेखक पढ़ाई कर लेता था। इन द सिटी, शहर में, फिर दूसरा चरण, द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल। नाउ द ग्रैंडमदर कुड नॉट कम टू स्कूल विद द ऑथर बिकॉज ही वेंट टू स्कूल बाय मदर मोटर बस एक्चुअली। अब लेखक जब शहर में आ गया तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा। यहाँ पर दादी साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि दादी को अब उसको लेखक को छोड़ने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और अनुमति भी नहीं होती पेरेंट्स की वहाँ आने की। लेकिन एक बड़ी खास बात ये भी थी कि दादी अब स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि लेखक तो स्कूल बस से स्कूल जाता था। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन द स्टडीज, और अब दादी लेखक की मदद उसकी पढ़ाई में भी नहीं कर पाती थी। द ग्रैंडमदर, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई भी थोड़ी अलग तरीके की, अलग दर्जे की, इंग्लिश मीडियम की हो गई थी। द ग्रैंडमदर बिगेन टू स्पेंड हर टाइम बाय प्रेइंग एंड फीडिंग द स्पेरोज। अब दादी का समय बीतने लगा केवल प्रार्थना करने में और स्पेरोज को फीड करने में, मतलब चिड़ियाओं को भोजन करवाने में। पहले तो वो पोते को तैयार करना, उसको साथ लेकर जाना, क्योंकि उस समय उसके माता पिता साथ नहीं रहते थे, लेखक गांव में दादी के साथ ही रहता था। माता पिता ने, अगर आपने चैप्टर अच्छे से सीखा होगा, पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो उन्होंने कहा था कि हम एक बार शहर जाएं, वहाँ सेटल हो जाएं, फिर आप लोगों को लेकर जाएंगे। तो माता पिता रहते थे शहर में और लेखक रहता था दादी के साथ गाँव में। तो उस समय दादी का और इसका जो तरीका था वो अलग था, लेकिन अब शहर में आने के बाद बदल गया। शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ म्यूजिक बीइंग टॉट एंड रियरली टॉक टू हिम। अब जब उसे पता चला कि लेखक को म्यूजिक भी सिखाया जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता था, और ये आइडिया उसे पसंद नहीं था कि बच्चों को म्यूजिक सिखाया जाना चाहिए। और असल में एक बात और भी हो गई थी कि अब वो लेखक से ज़्यादा बात नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि प्यार कम हो गया था, लेकिन असल में वो अपनी प्रार्थना में लगी रहती थी, स्पेरोज में लगी रहती थी, और उसको वो लगता था कि अब पोते का जीवन अलग तरह का हो गया, उसको अपने हिसाब से चलने दो। प्यार करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। फिर देखिए सी, तीसरा पॉइंट, जब लेखक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम। अब जो बड़ी क्लासेस में आ गया तो देखिए, हाँ एक और बात, शहर में आने के बाद भी वो एक कमरे में रहते थे, लेकिन एक फेज, अगला फेज आया जिसमें कमरे भी उनके अलग अलग हो गए। द लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन। तो मित्रता का ये जो अंतिम जो लिंक था, ये जो योजना कड़ी थी, ये भी टूट गई। द ग्रैंडमदर स्पेंट ऑल हर टाइम इन स्पिनिंग, प्रेइंग एंड फीडिंग स्पेरोज। अब तो पूरी तरह से दादी चरखा काटने में, प्रार्थना करने में और स्पेरोज को फीड करने में अपना समय बिताने लगी। एक रूम में साथ रहने वाला भी, वो जो संबंध था वो भी टूट गया। जब वो यूनिवर्सिटी में लेकर गया तब उसे घर में ही रहने के लिए अलग रूम, दादी के रूम से अलग दे दिया गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो उनकी रिलेशनशिप का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि असल में फिर वो विदेश भी गया, लेकिन फिर दादी साथ नहीं थी। तो केवल 3 ही चरण है, ए, बी और सी में मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर? हाउ डिड द ग्रैंडमदर बिहेव व्हेन देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड? दादी और हमारे लेखक के मध्य में मित्रता की कॉमन कड़ी कौन सी थी? ऐसा कौन सा था जो जोड़ता था उनको? और जब उनकी दोस्ती टूट गई, दूर हो गई, विलग हो गए वो, तो ग्रैंडमदर ने कैसा व्यवहार किया?
द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर लिविंग टुगेदर। लेखक और उसकी दादी साथ रहते थे। बोथ केयर फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे की बहुत देख रेख करते थे, ध्यान रखते थे, परवाह करते थे। एंड इट वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, साथ रहना ही उनके लिए कॉमन लिंक था। वेन दे वर इन द विलेज, जब वो गाँव में थे, शी यूज टू हेल्प द ऑथर इन एवरी वे, तो दादी हर तरह से लेखक की मदद करती थी। बट व्हेन दे वेंट टू द सिटी, जब वो शहर गए, देयर केम अ टर्निंग पॉइंट, वहाँ पर एक बदलाव आया। जैसा कि पहले भी हमारे क्वेश्चन के जवाब में मैंने आपको बताया था, नाउ शी कुड नॉट गो टू स्कूल विद द ऑथर एंड हेल्प हिम विद हिज लेसन्स। अब वो लेखक के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी और उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। शी वॉज डिस्टर्ब टू नो अबाउट द टीचिंग ऑफ म्यूजिक, और संगीत की पढ़ाई को जानकर भी वो काफ़ी विचलित हुई। आफ्टर दिस, इसके बाद, शी डिड नॉट कंप्लेन बट बिकेम साइलेंट, लेकिन इसके बाद उसने मतलब शिकायत नहीं करी, वो बस चुप हो गई, इस बारे में वो कुछ कहती नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि वो बहुत डिस्टर्ब करती अपने अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, नहीं, जो नहीं पसंद था उसे कह दिया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बहस नहीं करी, बहुत ज़्यादा परेशान किसी को नहीं किया, अपने काम में लग गई। शी रियली टॉक टू हिम, वो अब लेखक से बहुत कम बात करती थी। व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ रूम हिज ओन। जब हमारा ऑथर है, जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, विश्वविद्यालय की पढ़ाई, देखिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज होती है, और कॉलेज से भी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। हालांकि यूनिवर्सिटी एक तरह से कॉलेजेस का एग्जाम लेने का एक तरह से इंस्टीट्यूशन भी होता है, जैसे हमारा बोर्ड होता है स्कूल एजुकेशन वालों का, लेकिन यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस भी होती है। वहाँ पर भी पढ़ने के लिए भी आप क्लासेस में भी जा सकते हैं। जैसे बोर्ड में कोई क्लासेस नहीं होती, बोर्ड केवल एग्जाम ही लेता है, लेकिन यूनिवर्सिटी दो तरह से काम करती है, वो एग्जाम्स भी लेती हैं, बाकी कॉलेजेस जो उनसे अटैच्ड कॉलेजेस होती हैं उनके लिए वो एग्जाम भी लेती है, और यूनिवर्सिटी में खुद के भी क्लासेस भी होती है, वहाँ पर पीजी की क्लासेस लगती है, रिसर्च की क्लासेस लगती है। तो व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब ऑथर यूनिवर्सिटी में गया, ही वॉज गिवन अ रूम हिज ओन, तो उसको अपना अलग रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। तो यहां पर देखिए, जैसे ही अलग कमरा लेखक को मिला, तो एक कॉमन लिंक, आखिरी लिंक था, कम से कम वो रूम में साथ में रहते थे, वो भी टूट गया। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। तो इस तरह से समर्पण भाव से अपना ये जो अलगाव था, ये स्वीकार कर दिया। लेखक की दादी ने, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। हर सिक्लूजन, ये उसका जो विलग होने का, अलगाव करने का भाव था, विद रेजिग्नेशन, समर्पण के साथ, कोई बात नहीं साहब, क्या करें साहब, जो हुआ उसको स्वीकार कर लिया सिर झुकाकर। शी टुक स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड सेटिंग प्रेयर्स। अब वो क्या करती थी, सुबह से शाम तक बस चरखा काटती, सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और बस प्रार्थनाएं बोलती रहती थी। इन द आफ्टरनून शी यूज्ड टू फीड द स्पिरोज। दोपहर के बाद में वो क्या करती थी, स्पिरोज को फीड करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीडेंट ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ये लेखक ने वर्णन किया है दादी के चेहरे का, उसके शरीर का, उसके कपड़ों का, उसकी भाव भंगिमाओं का, ठीक है ना, उसकी व्यक्तित्व का, बाह्य व्यक्तित्व का। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। सर्दियों में किस प्रकार का भूदृश्य दिखाई देता है पहाड़ों पर, वैसी वो थी, सफेद, स्वच्छ, धवल, पहाड़ जो बर्फ से ढके हों, वैसा सफेद। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट, चारों तरफ विस्तार सफेद बर्फ का। सिरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और पवित्रता, शांति, माधुर्य, जिसमें से निकल कर आ रही है हवाएं, जैसे कि सांसों के साथ हमारी हवाएं बाहर आती है, वैसी शांति और संतोष। तो शांति थी, संतोष थी, पवित्रता थी, सफेद धवल बर्फ की तरफ उसका शरीर पूरा गोरा, उसके बाल सफेद हो चुके, उसने कपड़े सफेद पहने हुए, तो ऐसा लगता था कि बर्फ का पहाड़ शांत संतोष से भरा हुआ, बर्फ का जैसा पहाड़ होता था सर्दियों में खासतौर से, वैसी मेरी दादी थी। हाउ फार डू यू एग्री विद द ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर एज स्टेटेड अबव। ऊपर बताया गया, जैसा कि ऊपर बताया गया उस हिसाब से लेखक ने जो डिस्क्रिप्शन किया अपनी दादी का, उससे आप कितने सहमत हैं। तो आंसर, आई एग्री विद द डिस्क्रिप्शन। हमें डिसएग्री होने की क्या जरूरत है, लेखक ने कहा है तो हम एग्री करते हैं। आई एग्री विद द डिस्क्रिप्शन, मैं इस डिस्क्रिप्शन से एग्री करता हूँ। द कलर व्हाइट रिप्रेजेंट्स और सिग्निफाइज प्योरिटी, इनोसेंस, डिविनिटी, सेरेनिटी, लाइट। एक्चुअली जो सफ़ेद रंग है ये रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, ये व्यक्त करता है, इसे सिग्निफाई होता है शुद्धता, प्योरिटी, इनोसेंस, मासूमियत, निर्दोषपन, डिविनिटी, देवीयपन, दिव्यता, सेरेनिटी, बिल्कुल शांति, और लाइट, प्रकाश। हियर इन द पोर्ट्रेट, ये जो पोर्ट्रेट है दादी का, जो शब्द चित्र लेखक ने बनाया है, पोर्ट्रेट एक्चुअली चित्र होता है, लेकिन यहाँ पर दादी का पोर्ट्रेट अगर हम कहते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका मतलब पोर्ट्रेट कैसे, ये शब्द चित्र है, ये वर्ड पिक्चर है। सो हियर इन द पोर्ट्रेट द ग्रैंड मदर इज अ सिंबल ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज। हम इस चैप्टर में, स्टोरी में, ये जो संस्मरण लेखक ने लिखा है, ये पोर्ट्रेट बनाया दादी का, शब्द चित्र जो बनाया, इसमें दादी के ये सारे के सारे लक्षण हमें नजर आते हैं, ठीक है ना। ग्रैंड मदर इज अ सिंबल ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, इन सभी गुणों का प्रतीक है दादी। शी वॉर स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स, वो बिल्कुल दाग रहित सफेद कपड़े पहनती थी। शी यूज्ड टू टेल द बीट्स ऑफ हर रोजरी ऑल द टाइम एंड वाज ऑलवेज बिजी प्रेइंग। वो हर समय हम अपनी रोजरी, अपनी जो माला होती थी, उसके मनकों को गिनती,
माला फेरती रहती थी हर समय और प्रार्थना में बिजी रहती थी। इन द विलेज, गांव में, शी यूज्ड टू गो टू टेम्पल डेली, वो मंदिर जाती थी रोजाना गांव में। रीड द स्क्रिप्चर एंड फीड विलेज डॉग्स, और रीड द स्क्रिप्चर्स, वो धार्मिक शास्त्रों को पढ़ती थी और गांव के कुत्तों को भोजन करवाती थी। शी वॉज डिस्टर्ब्ड अपॉन नोइंग दैट इंग्लिश स्कूल्स टॉट नथिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और जब उसे पता चला कि इंग्लिश स्कूल्स में भगवान के बारे में और धार्मिक शास्त्रों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता तो वो विचलित हो गई थी। शी यूज्ड टू स्पिन एट द स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइट प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ये बार बार आ रही है बातें, चैप्टर में भी दी हुई थी, मैं आपको प्रश्नोत्तर समझाते समय भी बातें बता रहा हूँ। आप आसानी से नए वर्ड्स को याद करें जो आपके लिए याद करने लायक बातें हों, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं उन्हें याद करें, जो पॉइंट्स हैं उन्हें याद करें, इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं आपको लगता है कि आकर्षक है, एग्जाम में मुझे लिखना चाहिए, उन्हें याद कर लें, नए वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद कर लें। शी यूज्ड टू स्पिन एट द स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइट प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। वो क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील, वो व्हील स्पिन करती थी, मतलब वो चरखा काटती थी सुबह से शाम तक और प्रार्थनाएं बोलती थी सुबह से शाम तक। द फीडिंग ऑफ द स्पेरोज वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। वो जो स्पेरोज को फीड करने का आधा घंटा होता था वो उसके दिन भर का सबसे खुशनुमा समय होता था। द स्पेरोज इवन सेट ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड हेड, सच वाज हर इनोसेंस। और स्पेरोज क्या करती थी, उसके पाँव पर, उसकी टांगों पर, उसके सिर पर, उसके कंधों पर बैठती थी, और ये दादी की इनोसेंस थी। इस तरह से दादी बिल्कुल ही इनोसेंट थी। सो ये आपका चैप्टर हुआ जो हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ अपनी दादी के संस्मरण के रूप में। 12वीं कक्षा की आपकी पैनोरामा की जो आपकी बुक है, पैनोरामा नाम की कंपल्सरी इंग्लिश की बुक, उसका सेकंड चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं। अभी हमने केवल वो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं जो चैप्टर के पीछे बुक में खुद में दिए हुए हैं। अगले दिनों में मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो दूंगा। इसी तरह से मैंने आपको जैसे कि वीडियो के बिगिनिंग में बताया था कि 11th जो आरबीएसई की और सीबीएसई की है उस 11th में भी, आरबीएसई की 11th में भी और सीबीएसई की 11th में भी इस साल ये चैप्टर कोर्स में है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को समझने के लिए, तो जो सीबीएसई और आरबीएसई के 11th के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को समझने के लिए तो मेरे उसी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आरबीएसई के 12th के बच्चों के लिए बनाया है। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं बनाऊंगा। तो अगले दिनों में जो भी वीडियोस और क्वेश्चन आंसर्स के लिए इस वीडियो के आते हैं वो सबको देखने चाहिए, चाहे आरबीएसई की हो चाहे सीबीएसई को। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो सबको देखने चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली। थैंक्स वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स वेरी मच। बाय बाय।